Hello, Bacho. Let's see this question. The question says calculate the ratios of the following acceleration. The acceleration W1 due to the gravitational force on the Earth's surface. The acceleration W2 due to the centrifugal force of an inertia on the Earth's equator. And the acceleration W3 caused by the sun to the bodies on the Earth. तो हमें इन तीनों के जो हमें केस गिवन है उन तीनों के एक्सेलरेशन का रेशियो लेना है। पहला क्या है, ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या है कि अर्थ रोटेट कर रही है, इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो। एंड जो सन है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सेलरेशन डालेगा, उसका तीनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट वो होगा, पहला तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड जो सेकंड वर्ड है वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, W1। तो देखो उसमें फाइंड करने का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि वो तो हमें पता ही है ना कि अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उस पर कितना एक्सेलरेशन लगता है, तो वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो, तो W1 तो मिल गया। W2 कैसे मिलेगा? अब W2 क्या है? W2 है, मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये वाली अर्थ है, एंड अर्थ ये जो सेंटर है उसके आसपास घूम रही है ऐसे। एंड यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, रेड वाला, तो उस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा कि नहीं? अंदर की तरफ तो ग्रेविटी लग ही रही है, पर बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है? mv² इक्वेटर पे है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटर पे है, तो उसकी जो वैल्यू क्या होगी? mv²/r। अब हमें फोर्स की वैल्यू पता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी इस फोर्स से? तो हमें पता है F ma होता है कि नहीं? F होता है ma। अब F की वैल्यू क्या है हमारे पास? F की वैल्यू है mv²/r। क्या लिख सकते हैं? ma। तो एन से एम कट गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई v²/r। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर एसी भी लिख सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये W2 है, वो और कुछ नहीं, एसी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू गिवन होती है कौन सी? v²/r। अब और एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि v एंड ओमेगा में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि जो v है उसको हम लिख सकते हैं r इंटू ओमेगा, ठीक है, एंगुलर मोशन से। तो यहाँ पर क्या आएगा? v की जगह पर रुक दो r इंटू ओमेगा, तो r² इंटू ओमेगा² डिवाइडेड बाई r। r से r कट गया तो हमारे पास मिला r ओमेगा²। क्यों हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, अर्थ कितनी स्पीड से जा रहा है वो हमें पता नहीं बेसिकली, ठीक है। मान लो अर्थ की स्पीड v थी, पर क्वेश्चन में कभी मेंशन ही नहीं है, तो हम ओमेगा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू पता चल सकती है। कैसे? आगे आगे देखते हैं। तो ओमेगा W2 की वैल्यू क्या है? W2 की वैल्यू आई r ओमेगा²। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/t। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? वही यहाँ पर है t, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें ओमेगा मिल गया ना, और कुछ नहीं। तो अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोटेशन करने के लिए एक दिन लगता है, ठीक है, 24 आवर्स। 24 को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 24 टाइम्स 3600। तो इसका जो आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो कैसे निकलेगा? तो 2π डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 3600। तो आंसर निकलेगा आपके पास 7.27 टाइम्स 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। तो हमारा ओमेगा मिल गया। तो इसको यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन में, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो W2 की वैल्यू क्या मिल गई? R। अब हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है अर्थ की, इक्वेटर की, वो एवरेज यहाँ पर लिख देता हूँ R, और एवरेजली होती है 6400 किलोमीटर, यानी कि 6400 टाइम्स 10⁻³ मीटर। तो उसको भी
इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास जो W2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है ना। W2 यहाँ पर लेफ्ट साइड थोड़ा दिखाता हूँ। तो W2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 6400 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 7.27 का स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड 10⁻⁻5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 10⁻10। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 6400 टाइम्स 7.27 टाइम्स 7.27, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 3.38 टाइम्स 10⁻5, ठीक है। एंड यहाँ पर आया 10⁻⁻10, एंड ये 10⁻3 तो अभी भी था तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा 5 में, तो 8 आ गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर निकलेगा। अब देखो 3.38 मिला, 3.38 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 0.0338 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू मिल गई W2। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब सन की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर, सेम ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सेलरेशन लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सन था, ठीक है, तो वो इस ऑब्जेक्ट पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंसर्ट करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम फाइंड कर ही लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ फ्रॉम ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो इसको F इज इक्वल टू एम भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। मान लो कि m2 पर फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ पर आएगा m2, तो m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, ठीक है, हम यहाँ पर पर्टिकुलरली सन के द्वारा m2 मास पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर m1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ms, और कुछ नहीं, ms यानी कि मास ऑफ सन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू सन क्या निकल गया, g मास ऑफ सन, ठीक है, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सन। तो वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो ये वाला कौन सा डिस्टेंस होगा, वन वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है ना, ये वाला डिस्टेंस 1 AU होता है, ठीक है। तो अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 AU होता है। तो यहाँ पर आएगा 1 AU आर की जगह पर। अब मास ऑफ सन, अब मास ऑफ सन आपको गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आपको वहां पर मास ऑफ सन की जो वैल्यू है वो गिवन होगी, वो है अप्रोक्सीमेटली 1.97 टाइम 10⁻30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। एंड यहाँ पर फर्दर लिखता हूँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.49 इंटू 10⁻1 मीटर होती है, ठीक है। ये भी आपको गिवन होगा, नहीं हो रहा तो आप चलेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको पता है, तो इसको इंसर्ट करो तो एस की वैल्यू क्या मिलेगी, एस की वैल्यू मिलेगी 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 टाइम्स मास ऑफ सन 1.97 टाइम्स 10⁻30 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का स्क्वायर, जो कि होता है डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज का आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा, 5.9 टाइम्स 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अब सभी की वैल्यू हो गई, ये बेसिकली W3 की वैल्यू और कुछ नहीं, हमारे क्वेश्चन में इसको W2 की तरह डिनोट किया गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, W1 जेम W2 जेम W3, तो बस यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। W1 की वैल्यू क्या है, W1 की वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, यस 9.8 वाली, ठीक है, 9.8
जेम क्या मिलेगी 0.0338 यानी कि 0.034 भी लिख सकता हूँ, ठीक है 0.04। यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ 0.034 भी लिख सकता हूँ। जेम यहाँ पर क्या वैल्यू होगी 5.9 टाइम्स 10⁻³ अब ये डिपेंड करेगा कि आपसे आपके ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है कौन सा वाला आंसर गिवन है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया आ गया वो तो इस तरह से ही आएगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में कुछ 1 जेम 2 जेम 5 हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और कुछ नहीं, बट वैसा तो कोई गिवन नहीं हुआ क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो फाइनल आंसर of the question is that W1 gem, W2 gem, W3 is equal to 9.8 gem, 0.034 gem, 5.9 into 10⁻³ -3. I hope you understood it well. Best of luck.